जय हिंद एवरीवन। आज हम अपना स्टार्ट करने वाला है चैप्टर थ्री की क्लास 11 हिस्ट्री की। ये हमारा पार्ट पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 होने वाला है, जो कि है हमारा नोमैडिक एम्पायर। जब हम बात करते हैं नोमैडिक एम्पायर की, नोमैड्स कौन होते हैं? जो मान लो ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये प्लेस सी है, जो ए से बी, बी से सी, सी से ए से डी, कहीं पे भी जो ना ऑन द मूव रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। उनका जो घर होता है वो एक जगह फिक्स नहीं होता। बट जब हम बात करते हैं एम्पायर की, एम्पायर कौन होता है? एम्पायर वो होता है जो जिसका एक फिक्स्ड एरिया होता है। तो यहाँ पे खुद आप एक वर्ड देखो, नोमैडिक एम्पायर, ये खुद कितना कॉन्ट्रडिक्टिंग है। तो यही चीज हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब हम पहली ही चीज देखते हैं, यहाँ पे खुद लिखा है द टर्म नोमैडिक एम्पायर कैन अपेयर कॉन्ट्रडिक्टरी। क्या मैंने जैसे अभी बताया कि खुद ही एम्पायर एक स्टेबल जगह है, नोमैड्स अनस्टेबल है। तो दोनों को एक साथ लिखने का फायदा क्या हुआ? ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, इन्हें एक वर्ड में हमने क्यों कंबाइन कर रखा है? यही चीज का पता लगाने के लिए हम ये चैप्टर आज पूरा तो नहीं, पार्ट्स में पढ़ेंगे। नोमैड्स अर्ली क्वेश्चनेबल, वही चीज बॉन्ड, ऑर्गेनाइज फैमिली, ये ठीक है, यही चीज बता रखा है कि इधर से उधर घूमते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइज इन फैमिली असेंबलीज। नोमैड्स को जहां जगह मिली उन्हें लग रहा है कि यहाँ मुझे रहना चाहिए तो यहाँ रह गए, बी उन्हें लग रहा चाहिए मुझे यहाँ रहना चाहिए तो यहाँ रह गए, सी में रहना चाहिए तो सी में चले गए। तो जहां उनका मर्जी वहां चले जाते। और जब एम्पायर की बात की गई, जो कि दूसरी साइड पे, वो क्या है? एक जगह लोकेशन होती है, उनका पूरा एक अच्छा खासा सिस्टम होता है, सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, गवर्नेंस होती है अच्छी खासी, टेरिटोरियल डोमिनेंस होता है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ दिखती है? एम्पायर के अंदर। बट ये सारी चीजें हमें नोमैड्स के अंदर नहीं दिखती। फिर जब इन दोनों वर्ड्स को एक साथ क्यों रखा गया, यही चीज का पता ना हम इस वर्ड से लगाएंगे, जो कि थे मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। मंगोल्स कौन थे? ये नोमैड्स थे। जब मैं सेंट्रल एशिया की बात करूं तो सेंट्रल एशिया, यहाँ पे देखो, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये वाला, ये आपको ग्रीन सा हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला, ये सब क्या है? ये सेंट्रल एशिया का पार्ट हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन रहते थे? मंगोल्स रहते थे। और मंगोल्स किसके अंदर स्टैब्लिश हुए? जिसे हम चेंगिस खान भी कहते हैं, गेंगिस खान भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो मंगोल्स थे ना, वो स्टैब्लिश हुए कब? 13 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में। बट जब हम इसका कंपैरिजन चाइना से करते हैं, जो चाइना की अग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी थी, उससे कंपेयर करते हैं, तो चाइना में एक वेल स्टेबल इंपीरियलिज्म था। इंपीरियलिज्म था। बट मंगोल से वहां पे कुछ हमें ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। मंगोल्स में हम ना जो भी चाइना में जो भी चीज थी ना, वो एक वेल स्टेबल थी, उनमें अच्छे तरीके से फ्लो किया जाता चीजों को। सॉरी, वो थोड़ी बारिश होने लगी थी तो कपड़े अंदर करने चला गया। तो हाँ, कहा था चाइना में इंपीरियलिज्म है, वहां पूरा एक वेल स्ट्रक्चर होता था, अच्छा खासा उनका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता था। बट यही चीज ना हमें चेंगिस खान या मंगोल्स में नहीं दिखती है। उनका जो थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स था, फिर सोशल इकोनॉमिक वर्ल्ड उनका थोड़ा अलग हुआ करता था। तो यही चीज थोड़ी उस टाइम के, हम मंगोल्स को उस टाइम के जो किंग्स थे, उस टाइम के जो एम्पायर था, उससे कंपेयर करके थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। फिर in this chapter studied the manner in which Mongols under the Genghis Khan adopted traditional social political custom, created fearsome military mechanism, sophisticated method of governance, the challenges of ruling dominance। ठीक है, नेक्स्ट टेरिटरी क्रिएटेड इरोजन। तो यही चीज बता रखा है कि हम कैसे ही आगे पढ़ने वाले हैं कि मंगोल्स कैसे चेंगिस खान के अंदर उन्होंने अपनी अच्छी खासी मिलिट्री को स्टैब्लिश किया, एक गवर्नेंस क्रिएट किया, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ये सारी चीजें जो है ना हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम ये ब्लू वाली लाइन सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, दी स्टेप ड्वेलर्स। स्टेप ड्वेलर्स कौन होता है? स्टेपीज एक ग्रासलैंड होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रीन हिस्सा क्या है? ये स्टेपीज ग्रासलैंड है। तो मंगोल्स कहाँ रहते थे? यहीं पे रहा करते थे। ठीक है, अब इतना बड़ी आपको एरिया दिख रहा है, तो मंगोल्स क्या करते? कभी इधर से इधर, 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 एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते थे। तो इन्हें बोला गया द स्टेपी ड्वेलर्स। themselves usually produce no literature। अब उनने क्या किया था, जब भी कोई किंग आता है ना,
जब भी कोई राजा इस्टेब्लिश होता है वो क्या करता है, अपने अंदर जो जितना भी उनके जो स्कॉलर्स होते हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले बंदे होते हैं, उनसे बुक्स लिखवाता है, नॉवेल्स लिखवाता है, उनसे क्या कहते हैं, कोई भी लिटरेचर का जो सामान होता है वो उनसे लिखवाता है। जैसे अकबर के टाइम पे अकबर ने क्या किया था, उसने अपने हिसाब से जो भी उनके जो राइटर्स थे वो लिखवाया था कि हिस्ट्री में उसे इस जगह से, इस नाम से या इस चीजों से जाना जाए। बट जो मंगोल्स थे उनने अपनी तरफ से कोई भी लिटरेचर नहीं लिखवाया था। उनने कहा भाई हम तो कोई लिटरेचर नहीं लिखेंगे, जिसे जो लिखना होगा वो आके लिख सकता है। तो जो हमें जो नॉलेज मिलती है ना, जो नॉलेज हमें नोमैडिक एम्पायर से मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो क्रॉनिकल से मिलती है, ट्रेवलॉग से मिलती है, डॉक्यूमेंट से मिलते हैं, जो किसी और जगह पे, मान लो मंगोल्स यहाँ रहते हैं, ठीक है, इस ए टेरिटरी में रहते हैं, उनने क्या किया, बी टेरिटरी पे अटैक कर दिया। तो जो बी टेरिटरी के जो राइटर्स थे, बी टेरिटरी के जो राइटर्स थे वो क्या करेंगे, वो मंगोल्स के ऊपर बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो वही चीज बता रखा है कि क्रॉनिकल्स हो गए, ट्रेवलॉग्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो कि सिटी बेस्ड लिटरेचर थे, इनसे हमें किसके, मंगोल्स के बारे में पता चलता है। These authorities often produces extreme ignorant bias reports nomadic life imperial success of Mongols। अब देखो, अगर इन मंगोल्स ने बी टेरिटरी पे अटैक कर दिया तो बी टेरिटरी के जो राइटर्स होंगे वो मंगोल्स के बारे में अच्छा तो लिखेंगे नहीं ना, वो उनके बारे में क्या लिखेंगे, एक बायस्ड रिपोर्ट लिखेंगे कि मंगोल्स का रूल ऐसा था। एक एक्सट्रीमली एरोगेंट कौन थे, मंगोल्स थे, वो अत्याचार करते थे, ये करते थे, बेकार उनका रूल था। तो मतलब बी टेरिटरी के जितने भी राइटर्स होंगे वो मंगोल्स के बारे में बुरा ही लिखेंगे, है कि नहीं। सम ऑफ देम प्रोड्यूसेस ट्रेवलॉग ऑफ देयर एक्सपीरियंस अदर स्टे। देखो अब यहाँ पे ना कुछ बी वाले में तो बुरा ही लिखेंगे, बट जो मंगोल्स के अंदर आ रहे हैं, मान लो ए है, इनकी जो मिलिट्री, मंगोल्स की मिलिट्री के बहुत अच्छा था, सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा होने लग गया था। तो जो बाहर से लोग आ रहे थे इस टेरिटरी के अंदर, वो मंगोल के अंडर में वर्क कर रहे थे, ठीक है। जो मंगोल के अंडर में वर्क कर रहे थे तो मंगोल्स के बारे में अच्छा लिखने लग गए थे कुछ अलग से लोग। यहीं पे यही चीज मेंशन है, सम ऑफ देम प्रोड्यूसेस ट्रेवलॉग एक्सपीरियंसेस अदर स्टेड टू सर्व मंगोल मास्टर्स। जो मंगोल मास्टर्स के अंडर में रहने लग गए थे ना, वो मंगोल्स के बारे में अच्छा लिखने लग गए थे, जो बाहर से आके मंगोल्स की स्ट्रक्चर इन सबको देख रहे थे। तो क्योंकि उन्हें पता था, एक तो उन्हें पैसे चाहिए थे, अगर वो ज्यादा अच्छा लिखेंगे तो मंगोल्स ने ज्यादा पैसे दे दिए। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। जो ये लोग आए थे उनका बैकग्राउंड क्या था, ये बुद्धिस्ट थे, कॉन्फ्यूजियन थे, क्रिश्चियन थे, टर्किश थे, मुस्लिम्स थे। इन सब ने आके मंगोल्स के बारे में अच्छा लिखा था, जो उनके अंडर में सर्व करते, मंगोल्स के अंडर में ये सारे लोग सर्व करते थे। Although always familiar with Mongols' custom, many of them produces sympathetic account, encouraging epilogue, ठीक है, the historians of Mongol therefore provided interesting detail। अब क्या होता है ना, देखो एक बंदा तो अच्छा लिख रहा है, एक बंदा बेकार लिख रहा है। जब ये दो बंदे अलग अलग चीज लिख रहे होते हैं ना, तो एक कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है कि माने तो किसका माने। थोड़ा बहुत हम इससे हम कॉपी करते हैं, थोड़ा बहुत उससे कॉपी करते हैं। तो यही चीज जो होती है कई बार कंफ्यूजन का सवाल पैदा कर देती है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज किए गए, बारबेरियन। जो मंगोल्स हैं उन्हें बारबेरियन कहा जाता। बारबेरियन का मतलब होता है ना, जो एकदम टाइप का जंगली मान लो, ठीक है, जो आ रहे हैं लूट। अगर उन्हें इस टेरिटरी पे अटैक कर दिया, मंगोल्स ने किसी XY टेरिटरी पे अटैक कर दिया, तो यहाँ का पूरा हिस्सा जो है पूरा तबाह कर देंगे, पूरा लूटपाट मचा देंगे, एकदम तबाही टाइप की उस जगह पे मचा देंगे। तो उसे हम बारबेरियन कहते हैं। बट जब हम ये जो टर्म है बारबेरियन, उसे जब हम ग्रीक में बोलते हैं, जब ग्रीक में इसका मतलब पता चलता है, तो इसका मतलब होता है कि जो ग्रीक पर्सन नहीं है, जो कि ग्रीक नहीं है, उसे हम कहते हैं बारबेरियन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा ना थोड़ी अलग होती थी, और बड़बड़ बड़बड़ कहते हैं ना, हम आज भी टाइम पे कहते हैं क्या बड़बड़ कर रहा है ना। तो ये जो बड़बड़ है ना, ये ग्रीक टर्म से उठाया गया। तो ग्रीक के लोगों, जो दूसरे लोग होते थे, उन्हें वो बारबेरियन कहते थे, क्योंकि उनकी भाषा तो समझ आती नहीं थी, तो ग्रीक को लगता था कि ये बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, तो इसलिए वहां से ये जो टर्म आया बारबेरियन आया। फिर ये जो टर्म है बारबेरियन इतना फेमस हुआ कि जब रोमन एम्पायर था ना, रोमन एम्पायर में भी ये जो टर्म था ये फेमस हो गया, कि रोमन एम्पायर के लोग दूसरे लोगों को बारबेरियन कहने लग गए, जो रोमन एम्पायर में नहीं रहते थे। तो और आज के टाइम पे हम देखेंगे बारबेरियन मतलब जो एक टाइप से जंगली मान लेते हैं, जो
एकदम तबाही मचा देते हैं, उसे हम बारबेरियन काउंट करते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स है ना मंगोल का, वो कहाँ से है? रशियन स्कॉलर से आए थे, जो कि तिसार रिजाइम के अंडर वर्क करते थे। जो तिसार रिजाइम था उसमें मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन थे, उनने मंगोल्स को बताया था कि बहुत बेकार कहा था कि वो बहुत प्रिविलेंट मोड ऑफ production determined by nature's scholarship is play Genghis Khan emerging Mongols empire with a scale of human evolution witnessing transition from liberal feudal production। इसने ये बताया कि जो मार्क्सिस्ट है ना, जो नोमैड्स थे, ये अपने लोगों के साथ बहुत बेकार करते थे। ये तो पहले ट्राइब्स में रहते थे, अब जब ट्राइब्स में रह रहे हैं तो सबका इक्वल हक है कि नहीं? सब इक्वल है। बट जब ये एम्पायर में शिफ्ट हुए थे ना, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए थे, कुछ लोग जो गरीब थे गरीब होते चले गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। अब यही चीज मार्क्सिस्ट ने बताया, क्योंकि उनका काम था, अगर वो रशियन रीजन में रह के अगर मंगोल्स की तारीफ करेंगे तो जो लोग हैं वो मंगोल्स की ट्रेडिशन, मंगोल्स के जो क्या कहते हैं, मंगोल्स के फेवर में जाने लग जाएंगे। वो भी कहेंगे जैसा मंगोल्स एक छोटा ट्राइब होकर अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया है, तो रशिया इतना बड़ा एम्पायर है, उसमें अगर इतने मान लो कि इतने डिवीजन है, तो ये अगर कहेगा, ये डिवीजन जो मैं रेड में शेड कर रहा हूँ, ये कहेगा मंगोल्स ने तो अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया, मैं रशिया से अलग हूंगा। फिर इसे देख के ये वाला हिस्सा भी कहेगा जो दूसरा रेड में है, ये कहेगा कि भाई साहब इसमें ये अलग हो गया, मैं भी अलग हूँ। तो इससे क्या होगा, रशिया का जो एम्पायर है टूटने लग सकता था। तो इसीलिए मंगोल्स के बारे में बुरा बुरा लिखवाया था मार्क्सिस्ट ने, एकदम बुरा ही मंगोल्स के बारे में लिखा था। बट कुछ जो हिस्टोरियंस थे जैसे कि बोरिस, ठीक है, ये नाम रशिया का नाम मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा तो बोरिस हो गए, वेसली हो गए, इनने क्या किया, इनने कुछ अच्छी चीजें भी लिखी मंगोल्स के बारे में। तो हम कहाँ पे थे, हम बात करते कि बोरिस और ये व्लासिली जो थे, जो कि रशियन रिजाइम के अंदर ही थे, टिसार रिजाइम के अंदर थे, इनने कुछ अच्छा अच्छा लिखा था किसके बारे में, हमारे मंगोल्स के बारे में। हमारे क्या मतलब, मंगोल्स के बारे में। अब अच्छा लिखने से ना एक चीज हो सकती है, जो मैंने आपको बताया, रीजनल नेशनलिज्म डेवलप हो सकता था। अभी आपको बताया था कि ये जो रशिया का ये हिस्सा है, मान लो यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे मंगोल्स ने अपना एम्पायर बनाया, हम भी बनाएंगे। तो इससे धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे हिस्से थे रशियन एम्पायर के अंदर, वो अपना अपना एम्पायर बनाने के लिए रिवॉल्ट कर सकते थे। तो जब इनकी जो राइटिंग थी, बोरिस की, वेलेस्ली की, ये सारी राइटिंग इतनी फेमस नहीं, इन सबको ना एक टाइप से सेंसर कर दिया गया था। ठीक है, सेंसर कर दिया गया था किसके टाइम पे, चेंगिस खान के टाइम। बट 1960 में जब क्रूशेव आया, कौन थे, मिखेल क्रूशेव थे शायद, हाँ, तो जब क्रूशेव एरा आया तो ये सारी राइटिंग्स क्या हुई, पब्लिश होने लग गई थी, और धीरे धीरे करके लोगों को फिर पता लगने चल गया था। जो ट्रांजिशन स्पैन था, मंगोल्स वर आल्सो मेंट अ सोर्स अवेलेबल सोर्स रिटन इन द वास्ट। अब क्या था कि मंगोल्स ने खुद तो कुछ लिखा नहीं था, तो मंगोल्स के जितने भी एम्पायर जगह जगह पे उन्हें रूल किया था, वहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके बारे में लिखा गया था। जो क्रूशियल सोर्सेज थे वो कौन कौन से, चाइनीज हो गए, मंगोलियन हो गए, पर्शियन हो गए, अरेबिक्स हो गए। बट जो वाइटल, जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन से थे, इटालियन, लैटिन, फ्रेंच और रशियन लैंग्वेज में ये उनके बारे में लिखा गया था। यहाँ पे एक बुक का नाम है, या उनके जो नरेटिव है उसका नाम लिखा है मोंगोल उन नीबिया टोबिया एंड, जिसका मतलब है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। ठीक है, जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स है ना, इसमें क्या है, इसमें लाइक अलग अलग लैंग्वेज में ना इसके बारे में लिखा है। जैसे अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखोगे और कोई बॉलीवुड मूवी देखो, मतलब हॉलीवुड का ही कोई कॉपीड अगर बॉलीवुड मूवी है, हम थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई हो जाती है, स्टोरी तो सेम है ओवरऑल, ठीक है, नाम तो सेम है ओवरऑल, बट फिर भी कुछ ना कुछ आप एक चीज देखोगे कि कुछ चीजें उसमें फिर भी चेंज हो जाती है। जो ये बुक है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, ये मंगोलियन और चाइनीज वर्जन में अलग अलग नरेटिव में बताई गई है। जैसी लैंग्वेज चेंज हुई, नरेटिव चेंज हो गया। अब जब हम इस बुक को इटालियन और लैटिन वर्जन पढ़ेंगे, जो मार्को पोलो ट्रेवलर थे मंगोल कोर्ट के, उनने लैटिन वर्जन में लिखा था, तो अब क्या था कि इन दोनों भाषाओं में भी हमें ना जो था वेरिएशन देखने को मिलता है। ये बात समझ आ गई। Since Mongol produced little literature their own and were instead written about the literature for the foreign countries, historians have often double physiography pick up the meaningful phrases of the closet approximately uses Mongol use। अब कहता है कि मंगोल्स ने खुद तो यह ना के बराबर लिटरेचर लिखा था, तो बाकी जहां से हमें सोर्सेज मिलते हैं,
तो हिस्टोरियंस को बहुत डिफिकल्टीज कई बार फेस करनी पड़ती है, क्या ये सही है क्या वो सही है। अब जो मंगोल्स के फेवर्स में होंगे वो सारा पॉजिटिव लिखेंगे, जो मंगोल्स एकदम एक्सट्रीम क्या कहते हैं अगेंस्ट में होंगे वो उनके पूरा अगेंस्ट में लिखा जाएगा। बट एज अ हिस्टोरियन, एज अ थर्ड वर्ल्ड मतलब एज अ थर्ड पर्सन जब हम देखते हैं तो एक चीज न्यूट्रल करके चलते हैं, बैलेंस करके हम चला करते हैं। एंड द डिफिकल्टी इन्वॉल्व स्टडिंग, वही चीज बता रखी है। तो या इस वाले पैराग्राफ में वही चीज बता रखी है जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन की थी कि हमें एज अ थर्ड पर्सन जो है हमें न्यूट्रल रह के चलना चाहिए। फिर आगे जो हम इसका इंट्रोडक्शन है ये हम अगली वीडियो में जो कि हमारी होगी पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।